सुंदरलाल, बोलते चलिएगा लोग। सुंदरलाल, अब यहाँ से एक प्रश्न बताए थे कि सुंदरलाल बहुगुणा अगर चिपको आंदोलन के प्रवर्तक है तो ये चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। अगर ऑप्शन में नहीं रहे तब क्या मारिएगा लो? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन में उत्तराखंड नहीं रहे तो उत्तर प्रदेश। लेकिन हम एक प्रश्न बताए थे कि अगर उत्तराखंड और यूपी की बात हो रहा है तो कहीं ना कहीं यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ होगा ना। तो यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ। पहले ये तो बात माइंड में ध्यान रखना है कि उत्तराखंड अलग होता है कि उत्तर प्रदेश अलग होता है। उत्तराखंड अलग होता है। किससे अलग होता है? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होता है। इसका डेट क्या था? 9 नवंबर। 9 नवंबर के 9 नवंबर कितना? 2000 ईस्वी में। ईस्वी में ना, बीसी में नहीं ना। तो ईस्वी या बीसी में क्या मतलब बताए थे? ईसा मसीह के जन्म से पहले क्या? बीसी। ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी। तो ईसा मसीह के जन्म कितना ईस्वी माना गया? 1 एडी माना गया। 1 एडी माना गया ना। तो अगर ईसा मसीह के जन्म से पहले कोई भी सन आएगा तो क्या रहेगा? ईसा पूर्व में रहेगा, बीसी में रहेगा, बिफोर क्राइस्ट में रहेगा। और ईसा मसीह के जन्म के बाद आएगा वो क्या रहेगा? एडी में रहेगा, यानी ईस्वी में रहेगा। एनो डोमिनी कहते हैं इसे। ठीक। तो अब बताइए लोग, एक बार रिकॉल करिए लोग, चिपको आंदोलन कब हुआ था? चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1972 में। अब 1972 में आता था प्रश्न, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अब बताइए कि कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। लेकिन उत्तराखंड नहीं दे तो क्या कहिएगा? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश भी और उत्तराखंड में जब भी विवाद है तो इतना याद रखना है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होता है। और उसका डेट क्या था? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। यहाँ से 3 प्रश्न और बताए थे। जैसे कि हम बताए थे कि बिहार से क्या अलग होता है? बिहार से। अब बिहार से अगर झारखंड अलग हो रहा है तो कब अलग हो रहा है? कितना नवंबर को? 15 नवंबर। 15 नवंबर। अब 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब इसमें जाके एग्जाम में गलती मत करिएगा लोग कि 15 नवंबर की, 9 नवंबर की, 1 नवंबर। क्योंकि 1 नवंबर को भी अलग कोई हुआ है, 9 नवंबर को भी कोई अलग हुआ है, 15 नवंबर को भी कोई अलग हुआ है। तो इतना याद करके जाना है कि बिहार झारखंड से कितना नवंबर को अलग हो रहा है? 15 नवंबर को। और ईस्वी कौन था? 2000 में एडी में। अब बताइए कि तब मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ था? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। अब ये कब अलग हुआ था? 1 नवंबर। 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। कौन? छत्तीसगढ़। अब एक प्रश्न और बताए थे कि कौन? तेलंगाना। तेलंगाना किससे अलग होता है? तेलंगाना किससे अलग होता है? एपी से, आंध्र प्रदेश से अलग होता है। और आंध्र प्रदेश से अलग होता है कब? 2 जून। 2 जून 2000। 2000। 2000। तो इतना याद हो गया ना। अब बताइए, यहां से एक और प्रश्न बोले थे कि 2015 को कौन सा आयोग का गठन हुआ था? कौन सा आयोग? कौन सा आयोग? नीति आयोग। और नीति आयोग ये नया नाम था कि पुराना नाम था? नया नाम था। तो इससे पहले नीति आयोग का नाम क्या था? योजना। योजना। योजना आयोग था ना। है? अब योजना आयोग का था तो ये नीति आयोग कितना जनवरी का था? नीति आयोग कितना जनवरी? 1 जनवरी। कितना का? 1 जनवरी को था। तो बताइए कि योजना आयोग कब था? 15 मार्च। 15 मार्च 1950 को था ना। एडी में कि बीसी में? एडी में। तो इतना प्रश्न याद है। आगे बढ़े, फिर से इसको इरेज कर दे, क्लीन कर दे, पूछ ले। आ? अब बताइए कि चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1972 में। कौन किया था?
सुंदरलाल बहुगुणा कहाँ हुआ था? उत्तराखंड नहीं दे तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ कि नहीं हुआ? कब अलग हुआ? 9 नवंबर को। कब? 2000 ईस्वी को। अब उत्तराखंड यूपी के बाद क्लियर। तो बताइए कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर को। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ था? 1 नवंबर को। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कितना जून को अलग हुआ था? 2 जून को। कितना को? 2 जून। कब? 2014। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2015। 2015। योजना आयोग का गठन 1950। डेट कौन था? 15 मार्च। आगे बढ़े है? अब हम बताए थे समूच कृषि। क्या बताए थे? समूच कृषि। तो समूच कृषि में क्या बताए थे कि पहाड़ों पर की जाने वाली सीढ़ीनुमा कृषि को क्या कहते हैं? पहाड़ों पर की जाने वाली सीढ़ीनुमा कृषि को क्या कहते हैं? है? इस तरह होता होगा ना? तो पहाड़ों पर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो प्रश्न पूछता है कि समूच कृषि में ढलाई युक्त खेती होता है कि नहीं? ढलाई युक्त खेती होता है ना? सीढ़ीनुमा खेती होता है ना? अच्छा, सीढ़ी या ढलाई क्यों बनाया जाता है? कि ताकि वहां पे जल आसानी से रुक सके और खेती की जा सके। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बताए थे कि परिवारवाद क्या है? क्या है परिवारवाद? राजनीतिक लाभ। राजनीतिक लाभ जब एक परिवार के लोग नहीं टिकट मन दिलाइए, सुनिए, ठीक है लिखा हुआ है, पहले सुनिए। परिवारवाद में क्या है कि परिवार जो है राजनीतिक लाभ करना चाहे। जो भी परिवार है वो अपने ही परिवार के सदस्यों को क्या करे या अपने सगे संबंधियों को क्या करे? राजनीतिक लाभ पहुंचाए। अगर मान लीजिए कि हम मंत्री है तो हम भी भविष्य में सोचेंगे कि हमारे बाल बच्चा क्या हो? मंत्री बने। अगर हम विधायक है तो हम भी भविष्य में सोचेंगे कि हमारे खानदान का कोई विधायक बने। कोई अगर साधारण मुखिया भी है ना तो वो चाहता है ना कि हमारे घर में मुखिया बना रहा है। तो परिवारवाद किससे जुड़ा है? धार्मिक से कि राजनीतिक से? राजनीतिक से कि आर्थिक से? राजनीतिक से। तो परिवारवाद देगा ऑप्शन में कि किससे जुड़ा हुआ है? राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक से। और परिवारवाद में होता क्या है? अपने ही परिवार के सदस्यों को अधिक लाभ दिया जाता है। किस क्षेत्र में? राजनीतिक क्षेत्रों में। यही ना बताए थे। अब अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसको तो पहले तो कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट। क्या कहते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसमें लाभ किसको पहुंचता है? बेचने वाले को कि खरीदने वाले को? खरीदने वालों को। किसको लाभ मिलता है? खरीदने वालों को। यानी खरीदने वालों को यानी ग्राहक को क्या होता है? अधिकार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अधिकार दिया जाता है। और किस प्रकार के अधिकार दिया जाता है? कि अगर आपको किसी सामान पर डाउट हो, किसी वस्तु की खराबी पर डाउट हो, क्वालिटी पर डाउट हो या फिर कीमत पर डाउट हो तो उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं। यही ना हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में। तो बताइए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब? 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब? 1986 में। अब इसमें कितने न्यायालय के गठन किया गया था? 3। कितने प्रकार के न्यायालय का गठन किया गया था? 3 न्यायालय। जिला स्तर पर जिला फोरम। जिला स्तर पर क्या था? जिला फोरम था। जिला स्तर पर जिला फोरम। फिर राज्य स्तरीय न्यायालय था। राज्य स्तरीय न्यायालय। और फिर राष्ट्रीय न्यायालय था। और इसमें कीमत का बंटवारा भी किया गया था कि यहाँ से यहाँ तक आप कंप्लेन कर सकते हैं और इतना कीमत रहेगा तो यहाँ और इतना कीमत रहेगा तो यहाँ। तो आप अपना पूरा कॉपी में डिस्क्रिप्शन या किताब में डिस्क्रिप्शन देखिएगा कि कहाँ क्या था। तो पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब? 1986। इसमें कितने न्यायालय का गठन किया गया? 3 न्यायालय का। जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य न्यायालय, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल कोर्ट यानी राष्ट्रीय कोर्ट था। आगे हम बताइए सूचना के अधिकार अधिनियम। सूचना के अधिकार अधिनियम से आप क्या समझते हैं? तो सूचना के अधिकार का अधिनियम को पहले तो कहते हैं आरटीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? आरटीआई कहते हैं। आरटीआई कहते हैं ना। तो इसको फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? राइट टू यानी सूचना का अधिकार। अब ये आया कब था? 2005 में। और एक प्रश्न बताए थे कि इस आरटीआई को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? राजस्थान था ना। सूचना के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन?
राजस्थान। सूचना के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन? राजस्थान। सूचना के अधिकार राजस्थान। तो अब ये आया था कब? 2005 की 2006? 2005। तो अब सूचना के अधिकार में हम लोग ये जाने थे कि आरटीआई 2005 में आया था और सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान में। लेकिन सूचना के अधिकार से क्या लाभ है? तो लाभ यही है कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे हम है और आप है, क्या कर सकता है? किसी भी क्षेत्र में वो सूचना पा सकता है। एक आवेदन डालेगा, एक कंप्लेन डालेगा और उस कंप्लेन के द्वारा आप किसी भी चीज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। वो कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई सरकार हो या बहुत बड़ा न्यायालय हो या फिर बहुत बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, उसके बारे में अगर सूचना लेना है या किसी भी योजना के बारे में सूचना लेना है तो क्या करेंगे? एक कंप्लेन डालेंगे और उस कंप्लेन के द्वारा आपको सभी प्रकार के सूचना मिल जाएगी कि यहाँ काम हुआ कि नहीं और वहां काम हुआ कि नहीं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? लेकिन कल तो लिख नहीं रहे थे लोग, लिख दिया लोग ना। अच्छा, हम चेक तो करबे किया कि को कितना कितना बढ़िया से लिखा है। समावेशी विकास बताइए, समावेशी विकास में क्या बताए थे? हैं? समावेशी विकास में क्या बताए थे? समाज के सभी वर्गों के ध्यान को रखते हुए कि ध्यान को नहीं रखते हुए? ध्यान को रखते हुए समाज के सभी वर्गों को क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे और समाज में लगातार विकास होना चाहिए और किसी भी तबका को छोड़ देना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। समाज के किसी भी तबका इसमें छूटना नहीं चाहिए। तो समावेशी विकास वैसा विकास है जिसमें समाज के सभी वर्गों का या तबकों का विकास होता है, ये बताए थे ना? हा? और लगातार विकास होना चाहिए ना? हा? सतत विकास होना चाहिए इसके अंतर्गत। हा? राष्ट्रीय आय क्या है इसके बारे में बताए थे। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? हम अगर बोले कि राष्ट्रीय आय क्या है तो पहले तो एक सूत्र बताए थे, प्रति व्यक्ति आय। क्या बताए थे? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। अब प्रति व्यक्ति आय बताए थे तो इसको निकालने के लिए क्या करते थे? कुल जनसंख्या से भाग देते थे। कुल जनसंख्या से भाग देते थे और जब कुल जनसंख्या से भाग दे देते थे तो ऊपर क्या लिखते थे? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में किससे भाग देना है? कुल जनसंख्या से। राष्ट्रीय आय में किससे भाग देना है? राष्ट्रीय आय में किससे भाग देना है? कुल जनसंख्या से भाग देना है। तो अब कुल जनसंख्या से भाग देना है तो क्या लिख लेगा? प्रति व्यक्ति आय लिख लेगा। राष्ट्रीय आय क्या बताए कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में क्या देंगे? कुल जनसंख्या से भाग देंगे। अगर यहीं से पूछे कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, तो हम क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय और क्या करना है? कुल जनसंख्या होगा ना? कुल जनसंख्या होगा ना? तो बस इसी सूत्र पर निकाल देना है। अगर राष्ट्रीय आय पूछे तो प्रति व्यक्ति क्या कह रहा है? आय कह रहा है और कुल जनसंख्या है। तो यहाँ से परिभाषा लिख लेना कि देश की जितनी भी जनसंख्या है और उसके द्वारा जो भी एक वर्ष की अवधि में क्या कमाई जाने वाली धन है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। यानी एक भारत देश है और एक वर्ष में जो भी व्यक्ति जितना कमाएगा उस सारे को हम एक जगह क्या कर देंगे? कैलकुलेट कर देंगे। तो क्या लिख लेगा? राष्ट्रीय आय लिख लेगा। यही ना लिख लेगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बीपीएल। क्या है? बीपीएल। और इसके बारे में क्या बताए थे? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिलो क्या होगा? स्पेलिंग बोलिए। डब्लू है ना? फिर ऐसे होगा आर टी 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 वाई होगा। अच्छा, बहुत ज्यादा कर्सिव हो गया है ना? बिलो पॉवर्टी लाइन, यही ना? बिलो पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी बीपीएल का फुल फॉर्म है यानी पूर्ण रूप है। अब परीक्षा में गए पूर्ण रूप फुल फॉर्म, ऐसा नहीं करना है। हिंदी में पूर्ण रूप कहा जाता है और इंग्लिश में फुल फॉर्म कहा जाता है। तो बीपीएल के बारे में बता दिए थे। अच्छा, इसमें सुविधा मिलता है कि नहीं? मिलता है। क्या मिलता है ना? जो बीपीएल में आते हैं उनको मुफ्त राशन मिलता है। मुफ्त राशन और मुफ्त क्या किरासन। पहले मिलता था मुफ्त राशन और मुफ्त किरासन, अब सिर्फ राशन मिलता है। फ्री में भी अनाज मिलता है।
और इनको विशेष छूट दिया जाता है ना। जैसे इनको बिजली भी सस्ता मुहैया कराई जाती है ना। अनाज उनाज नहीं उठाते हैं लोग, आप लोग उठाते हैं लोग, आप उठाइए अनाज, कहिए उठाने में। हाँ? अनाज, अच्छा बताइए कौन कौन उठाने गया है डीलर के पास से? आप जाती हैं? आप तो बहुत पहले रहती है। आप पैसा उठाने जाते हैं, मतलब कि गए सिर्फ पैसा लिए अनाज छोड़ दिए है ना? तो बहुत गलत बात है। सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, अनाज है तो अनाज लीजिए, पैसा मत लीजिए। बीपीएल के द्वारा आवाज कम नहीं होगा, समझ में आया? तो बीपीएल के द्वारा क्या मिलता है? राशन मिलता है, विशेष सुविधा मिलता है, किसको? गरीब परिवारों को। किसको मिलता है? गरीब परिवारों को। आगे देखिए अगला प्रश्न, लोकतंत्र को परिभाषित करें। लोकतंत्र को परिभाषित करें। तो लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए हम क्या बताए थे? अब्राहम लिंकन का बारे में बताए थे, लेकिन हम ये अब्राहम लिंकन पहले नहीं लिखेंगे। लिखेंगे कि जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन क्या है? लोकतंत्र है। अब ये परिभाषा कौन दिया था? कौन दिया था? कौन दिया था? अच्छा तो देखिए, ऐसे लिखा जाएगा ना? हाँ, ऐसे लिखा जाएगा ना? हाँ, यही ना लिखा जाएगा। ध्यान से देखे थे सेट टेस्ट में बहुत सारा लोग को अब्राहम लिंकन नहीं लिखने आया था। है? तो जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। और ये परिभाषा किसने दिया था? अब्राहम लिंकन। अब ये कहाँ के थे? अमेरिका के। क्या के थे? अमेरिका के। अमेरिका को यूएसए कहते हैं। अमेरिका को यूएसए कहते हैं। और कहाँ के थे? अमेरिका के। कौन? अब्राहम लिंकन। अब परीक्षा में ऑप्शन में दे दे कि अब्राहम अब्राहम लिंकन निम्नलिखित में से थे, तो अब यूएसए दे देगा, यूके दे देगा, तो अब कंफ्यूज मत कर जाइएगा लोग कि अमेरिका नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन गलत हो गया। अमेरिका को क्या कहते हैं? यूएसए कहते हैं ना? है? अमेरिका को, अमेरिका को, अमेरिका को ऐसा टेक्निक देता है बिहार बोर्ड। अमेरिका की जगह यूएसए देगा, फिर यूके देगा, जैसे ब्रिटेन को यूके दे देगा, यूनाइटेड किंगडम दे देगा। तो अमेरिका को क्या देगा? यूएसए। तो यूएसए होगा ना। अगला प्रश्न बताइए, एटीएम। एटीएम क्या? ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। अच्छा, एटीएम के जगह दो प्रकार के कार्ड बताए थे, डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे ज्यादा सुविधा क्रेडिट कार्ड में मिलता है कि डेबिट कार्ड में? क्रेडिट कार्ड में सबसे ज्यादा सुविधा क्रेडिट कार्ड में। उससे थोड़ा कम सुविधा रहता है डेबिट कार्ड में। डेबिट कार्ड हम लोग सामान्यतः जो एटीएम में यूज करते हैं, पैसा निकालते हैं, वो डेबिट कार्ड रहता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड से क्या होता है? उन्हीं ग्राहकों को दिया जाता है जिनका छवि साफ सुथरा हो और जिनके पास ठीक ठाक पैसा हो, जिसके पास कमाई ठीक ठाक हो। क्या वो क्रेडिट कार्ड से क्या कर सकता है? पैसा का तो यूज कर ही सकता है, उससे डायरेक्ट वस्तु भी खरीद सकता है। तो क्रेडिट कार्ड विशेष लोगों को दी जाती है। क्रेडिट कार्ड विशेष लोगों को दी जाती है। डेबिट कार्ड जन सामान्य को, सबको दी जाती है। क्रेडिट कार्ड बैंक जल्दी किसी को भी क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता है। सबसे पहले क्या जारी करता है? डेबिट कार्ड। अगर आपके पास नौकरी ठीक ठाक है या आप बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो आपको क्या देगा? क्रेडिट कार्ड देगा, जिससे क्या करिएगा? आप आसानी से कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। समझ में आया? ओजोन परत के बारे में बताए थे। क्या बताए थे? ओजोन परत के बारे में बताए थे ना? है? तो बताइए कि ओजोन परत के बारे में हम क्या बताए थे, बताइए। हाँ? ओजोन परत के बारे में हम बताए थे। देखिए ओजोन परत, बताइए लोग ओजोन परत क्या है? ओजोन परत के बारे में, ठीक है, हो गया ना सही। अब बताइए ओजोन परत के बारे में बताए थे कि ये ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, कोई बताएगा? वायुमंडल में। कौन से मंडल में? देखिए हमारे वायुमंडल में 5 परतें हैं, सामान्यतः 5 परतें हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? सबसे पहले कौन सा मंडल? सबसे पहले कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल। उसके बाद मध्य मंडल। उसके बाद मध्य मंडल। उसके बाद आयन मंडल। उसके बाद आयन मंडल। उसके बाद बाह्य मंडल। कौन सा? बाह्य मंडल। अब देखिए हमारे वायुमंडल में कितने परत है?
5 परत है, वायु के कितने परत है? 5 परत है। सबसे पहला मंडल को क्या कहेंगे? दूसरे परत को, तीसरे परत को मध्य मंडल, यहाँ देखिए चौथे परत को आयन मंडल, और पांचवें परत को बाह्य मंडल कहते हैं ना, बाह्य मंडल। तो पहले याद करेंगे सबसे पहला मंडल, सबसे पहला मंडल, सबसे पहला मंडल, उसके बाद, उसके बाद देखिए है समताप है, और सम संख्या कितना पर आता है? 2 पर। तो छो मंडल के बाद क्या? समताप मंडल। छो मंडल के बाद क्या? समताप मंडल। छो मंडल के बाद क्या? चला लीजिए मोबाइल, खूब चला लीजिए, कहेंगे जिंदगी भर तरक्की में रहिएगा, बोर्ड आइएगा सीधा पास होइए जाइएगा। सबसे पहले छो मंडल, हमारे बच्चा सब समझता है ना कि टीचर कुछ नहीं जानता है ना, है? फोन आ रहा है तो आप जा सकती है, आप जाइए। हम कहते देखिए फोन आ रहा है तो आप जा सकते हैं, आपका देखिए कभी भी पढ़ाई तनाव में लेके नहीं किया जाता। अगर आपके पास समस्या है तो समस्या से क्या होगा? निवारण ढूंढिए, तत्काल समस्या का निदान ढूंढिए। अब ऐसा थोड़ी है कि आप डिस्टर्ब रहिएगा और ज्ञान भी प्राप्त कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है। बुद्ध बनने के लिए अकेला में पहले क्या होना है? बरगद के पेड़ के नीचे, कहीं पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है। मन शांत रहेगा तब क्या होगा? सब कुछ सही होगा। अब मन शांत नहीं रहा है, क्लास में बैठे तो उसे कोई फायदा है? कोई नहीं ना फायदा है। तो ये एक डिसीजन लीजिए, या तो उस समस्या से निपट जाइए या फिर एक क्लास को छोड़ दीजिए, बस यही है। तो हम पहले कौन सा मंडल बताए? कौन सा मंडल? कौन सा मंडल? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल। तो क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। बोले थे कि सभी मौसमीय घटनाएं किसमें होती है? मौसम वाली घटना। सभी मौसमीय घटनाएं कहाँ होती है? सभी मौसमीय घटनाएं बारिश कौन सा मंडल में? बारिश क्षोभ मंडल में, बारिश क्षोभ मंडल में। हवा, प्रेशर, चक्रवात, तूफान सब किस में? सब क्षोभ मंडल में। लेकिन यही कह देगा कि वायुयान उड़ाए जाते हैं, मतलब समताप मंडल में। वायुयान, जहाज समताप मंडल में। मध्य मंडल, सबसे बीच के मंडल को क्या कहते हैं? मध्य मंडल। और देखिए कोई भी उपग्रह, कोई भी सैटेलाइट प्रक्षेपित किया जाता है किसमें? 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 आयन मंडल में। उपग्रह, उपग्रह क्या किए जाते हैं? प्रक्षेपित। क्या किए जाते हैं? प्रक्षेपित किए जाते हैं किसमें? आयन मंडल। और बाह्य मंडल में सबसे बाद के मंडल को बाह्य मंडल, सबसे बाद के मंडल को बाह्य मंडल। अब यहां से निकला ओजोन। ओजोन एक क्या है? परत भी है, और ओजोन क्या भी है? गैस भी है। ओजोन एक क्या है? गैस भी है। अब ओजोन को क्या बोले थे? O3 बोले थे ओजोन को। O2 मतलब, O2 मतलब ऑक्सीजन, और O3 मतलब ओजोन। O3 मतलब, O3 मतलब ओजोन। ओजोन एक गैस भी है और ओजोन एक परत भी है। ओजोन एक गैस भी है, ओजोन एक परत भी है। अब ये जब ओजोन गैस भी है, परत भी है, तो यहां से बताए थे कि ये ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। किस मंडल में पाया जाता है? किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में ये परत पाए जाते हैं। ओजोन परत किस मंडल में? समताप मंडल में पाए जाते हैं। ओजोन परत किस मंडल में? समताप मंडल में। अब ये ओजोन परत कार्य क्या करता है? जैसे हम यहाँ बना दिए सूर्य, क्या बना दिए? सूर्य। अब ये सूर्य है, और सूर्य से एक किरण निकलता है। कौन सा किरण? पराबैंगनी किरण। कौन सा? पराबैंगनी किरण निकलता है सूर्य से। कौन सा किरण निकलता है? पराबैंगनी किरण निकलता है। अब ये पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आता है, लेकिन आने से पहले कौन रोक देता है? ओजोन परत रोक देता है। कौन? ओजोन परत रोक देता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। अब रोकता है तो क्यों रोकता है? तो देखिए ये पराबैंगनी किरण से कौन सा कैंसर होता है? त्वचा कैंसर। कौन सा कैंसर? त्वचा कैंसर, यानी स्किन रोग होता है। स्किन रोग होता है। और इस किरण को रोकने में काम कौन करता है? समताप मंडल के ओजोन परत, यानी ओजोन लेयर करता है। समझ में आया? इतना समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन पर बढ़े। अब देखिए एलपीजी भारत में कब लाया गया था? तो एलपीजी कितना लोग लिखा है गैस के बारे में? एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म यही ना होता है। कितना लोग गैस के बारे में लिखा है। लेकिन एलपीजी के बारे में हम बताए थे कि 1991 के दशक में
भारत के बाजार को पूरे विश्व के बाजार के लिए खोल दिया गया था। यानी आयात और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत बाजार को क्या कर दिया गया था, खोल दिया गया था। यानी भारत के मार्केट सभी देशों के लिए किस सन में ओपन हुए थे, 1991 में। और उस घड़ी के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था, कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। और उस घड़ी के वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे, ये सब बताए हैं। तो देखिए एलपीजी में हम बताए थे, एल से क्या बताए थे, लिबरलाइजेशन, पी से क्या बताए थे, प्राइवेटाइजेशन, और जी से ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, अरे हिंदी में कहा लिखेंगे, परीक्षा में एलपीजी लिखता है और कोई लिख देता है गैस के बारे में। बोल रहा है कि एलपीजी भारत में कब लाया गया था और इसके बारे में लिखे। कब लाया गया था, 1991 में। कब, 1991 में ही ना। इसीलिए ना एग्जाम लिए थे कि सीख के जाइए कि यहाँ कठिन रहेगा तो एग्जाम में आसान रहेगा। अब एलपीजी के बारे में हम जाए, गैस के बारे में पढ़ के अब पूछ रहा है किसके बारे में, बाजार के बारे में। तो एलपीजी में हम क्या बताए थे कि एल का मतलब लिबरलाइजेशन, एल का मतलब क्या, लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी के मतलब क्या, ग्लोबलाइजेशन। तो अब ये खुला था बाजार कब, 1991 में। उस घड़ी के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे, नरसिम्हा राव। और उस घड़ी के वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। और एलपीजी से क्या किया गया था, पूरे भारतीय बाजार को पूरे विश्व के बाजार से क्या कर दिया गया था, कनेक्ट कर दिया गया था। अब सारे लोग भारत में आके व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, और वस्तुओं का खरीद बिक्री कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। यानी आयात निर्यात ज्यादा होगा। तो हमारे देश की स्थिति सुधरेगी कि बिगड़ेगी, सुधरेगी, हमारे देश की स्थिति सुधरेगी। अच्छा ऐसा क्यों हुआ था, हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी हो गई थी, हमारे देश में विदेशी मुद्रा की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। अब हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं रहेगा तो हमारा देश गरीब ना है, हमारे पास मुद्रा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो हम गरीब है। तो अब गरीब है, अब हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं है तो हम किसी देश से कुछ खरीद सकते हैं, किसी दूसरे देश से जहाज नहीं खरीद सकते, किसी देश से तेल नहीं खरीद सकते हैं, किसी देश से कच्चा सामान नहीं खरीद सकते, खरीद सकते हैं, नहीं ना खरीद सकते हैं। तो अब इसके लिए उस घड़ी के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, जो हाल ही के दिनों में कुछ समय पहले क्या हो गया, उनकी मृत्यु हो गई है। तो वो क्या किए थे, लोग बोले थे कि अब क्या करना चाहिए, भारत के बाजार को सभी देशों के लिए खोल देना चाहिए। तो बताइए कि देश आजाद हुआ था 1947 में और मार्केट सभी देशों के लिए खुल रहा है कब, 1991 में। लगभग कितना साल लेट, लगभग 40-45 साल लेट। ऐसा क्यों, तो हमें शुरुआती दिनों में हम लोगों को ये थोड़ा सा लग रहा था कि अगर फिर से हम मार्केट खोल देंगे तो फिर से हमारा देश क्या हो जाएगा, उपनिवेशवाद के श्रेणी में चला जाएगा, यानी गुलामी के श्रेणी में जा सकता है। क्योंकि अभी तत्काल हमारा देश आजाद हुआ था किससे, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, अंग्रेजों से आजाद हुआ था। और बाजार इसलिए नहीं खोला जा रहा था कि अनेक सारे देश आके यहाँ पर फिर से क्या कर लेंगे, कॉलोनी बसा लेंगे, यानी उपनिवेश कर लेंगे और हमारा देश फिर से गुलाम हो सकता है। तो कुछ दिनों के लिए रुका गया, लेकिन देश में ऐसी स्थिति आई जब हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, तब उस घड़ी के एक्शन लिया लो कौन, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, कि ऐसे मार्केट का हम लोग खोलते हैं जिससे कि हमारे देश में व्यापार तो हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी विदेशी कंपनी आए तो अपना शासन नहीं चला सके। शासन किसका चलेगा, सरकार का। किसका चलेगा, सरकार का। किसका, कौन सा सरकार का, भारत सरकार का। सिर्फ व्यापार करने आए, व्यापार के अलावे राजनीतिक हस्तक्षेप ना करने। अब कोई व्यापार करने आएगा तो भारत के राजनीति में हस्तक्षेप कर सकता है, नहीं कर सकता है। भारत का सरकार कैसे काम करेगी, नहीं करेगी, ये कंपनी डिसाइड नहीं करेगा। अगर अमेरिका से कोई कंपनी भारत में आ रहा है तो वो क्या वो डिसाइड कर सकता है कि भारत के सरकार कैसे काम करेगी, नहीं करेगी। लेकिन अंग्रेज आए थे तो वो डिसाइड करने लगे थे कि भारत की सरकार कैसे काम करेगी, भारत के राजा कैसे काम करेंगे। इसलिए सबको भय था कि अभी 1947 में देश आजाद हो रहा है, फिर से अगर मार्केट को खोल दिए तो क्या होगा, देश फिर से उपनिवेश के श्रेणी में चला जाएगा। तो मार्केट क्लोज था, 1991 में खोला कौन, पीवी नरसिम्हा राव और कौन, मनमोहन सिंह। और फिर से क्या, आयात निर्यात बढ़ा और देश में विदेशी मुद्रा स्टॉक हुआ और हमारी देश की स्थिति सुधर गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? और इसी को कहते हैं भूमंडलीकरण या भूमंडलीकृत। इसको क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण या भूमंडलीकृत। क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण या भूमंडलीकृत। इसमें जी का जो मतलब है ना, जी ग्लोबलाइजेशन, यानी इसी को कहते हैं भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन
या भूमंडलीकृत, यानी पूरे मार्केट को सभी देशों के लिए क्या कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा है, बाढ़ और सुनामी। क्या है, बाढ़ और सुनामी। तो बाढ़ के बारे में तो सब लोग जानते हैं, है? नदियों का अचानक क्या होना, जल स्तर का बढ़ना क्या कहलाता है, बाढ़ कहलाता है। नदियों का जल स्तर बढ़ना क्या कहलाता है, बाढ़ कहलाता है। सुनामी क्या कहा जाता है, है? सुनामी मतलब समुद्र का जल तेज हवाओं के साथ आती है ना, तो सुनामी के श्रेणी में उसे रख देते हैं। तो बाढ़ और सुनामी में जाते हैं, इससे भी हानि होता है और इससे भी हानि होता है ना। तो इसमें बड़ा मतलब कि टॉपिक नहीं है, एग्जाम हॉल में आप लोग बाढ़ के बारे में, सुनामी के बारे में लिख दीजिएगा। कहीं हो सके बाढ़ और सुनामी ना दे, भूकंप दे दे, तो भूकंप के बारे में लिख सकते हैं लोग ना, कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो पृथ्वी के नीचे हुई अचानक हलचल है। पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और एक ऐसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। तो बाढ़ कैसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। सुनामी कैसा आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। ज्वार भाटा कैसा आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। ये सब बताए थे ना, सब प्राकृतिक आपदा है, कोई भी मानव निर्मित आपदा नहीं है। फिर हम बताए थे रॉलेट टेक्ट, क्या बताए थे, रॉलेट टेक्ट, क्या बताए थे, रॉलेट टेक्ट। तो बताइए कि रॉलेट टेक्ट के बारे में क्या जानते हैं लोग, 1919 ईस्वी में आया था। तो पहले हम रॉलेट टेक्ट देखेंगे, पहले रॉलेट टेक्ट देखेंगे। पहले कौन सा, रॉलेट टेक्ट, पहले कौन सा, रॉलेट टेक्ट। और उसके बाद क्या, जालियांवाला बाग हत्याकांड। पहले रॉलेट टेक्ट और उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो रॉलेट एक्ट कौन सा कानून था, काला कानून था। कौन सा, काला कानून था। रॉलेट एक्ट को कौन सा कानून कहते हैं, काला कानून कहते हैं। और ये कौन लाया था, अमेरिका की अंग्रेज, अंग्रेज लाए थे, यानी इंग्लैंड वाले, ब्रिटेन वाले। तो अब ये काला कानून था, तो ये कैसा काला कानून था, शक के आधार पर गिरफ्तारी हो रही थी, शक के आधार पर गिरफ्तारी हो रही थी ना, कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा माना जाएगा कि जो अंग्रेजों के खिलाफ क्या, कोई समूह में बात कर रहा है, या उसके खिलाफ कोई बात कर रहा है, या उसके खिलाफ कोई मीटिंग लगा रहा है, तो वो क्या करेगा, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी कर लेगा। और इसमें एक नारा दिया गया, ना कोई वकील, ना कोई अपील और ना कोई दलील। ना इसका वकील होगा, ना कहीं अपील होगा, अपील यानी कोर्ट में भी नहीं जा सकते, और ना कोई दलील, गवाह हुआ भी नहीं होगा। जो उसको मन करे वही करेगा, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी होगा। तो दो व्यक्ति का नाम गिरफ्तारी हुआ था, दो व्यक्ति का नाम बताइए कौन कौन से, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। याद करिए, याद करिए, बोलिए नहीं। डॉक्टर सत्यपाल कौन थे, सत्यपाल कौन थे, सत्यपाल। अब सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी, ये डॉक्टर थे, और किचलू की, सैफुद्दीन किचलू। इतना याद रखिए, सत्यपाल और किचलू, सत्यपाल और किचलू। तब डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की जब गिरफ्तारी हुई, तो लोग एक मीटिंग बुलाया, कहाँ, पंजाब के अमृतसर में। कहाँ बुलाया, मीटिंग बुलाया, किसको छुड़वाने के लिए, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को छुड़वाने के लिए। क्योंकि पूछेगा कि रॉलेट एक्ट से अगर किसी का गिरफ्तारी हुआ था, तो वो दो व्यक्तियों का नाम बताइए, कौन था, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। अब ये दोनों का गिरफ्तारी हो गया। अब भारत में खौफ फैलेगा ना, कि आप जिसको मन करिए उसको गिरफ्तार कर लीजिएगा, आप गुनाह करिए या ना करिए, हम किसी भी प्रकार के क्राइम करें या ना करें, हमको गिरफ्तार कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है ना। तो लोगों के मन में ये भय फैल गया कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत के अधिकांश लोगों को क्या हो जाए, गिरफ्तारी हो जाए। तो वो लोग क्या किए, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्या किए, आंदोलन किए, क्या किए, आंदोलन किया। और एक मीटिंग, एक शांति सभा बुलाई, कहाँ, पंजाब के अमृतसर में। और वो कौन सा बाग था, जालियांवाला बाग था। ये एक प्रकार का क्या था, गार्डन था, क्या था, गार्डन था। वहां पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, किसके खिलाफ में, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के गिरफ्तारी के खिलाफ में। लेकिन उस घड़ी का स्थानीय अंग्रेज अधिकारी था जनरल ओडायर, कौन था, जनरल ओडायर। और वो चारों तरफ से अपने सैनिक बुलाकर जालियांवाला बाग में क्या करता है, खूब गोलीबारी करता है, खूब गोलीबारी करता है। और हजारों लाखों लोग उसमें मारे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1000 राउंड फायरिंग करवाता है, एक बार में 1000 राउंड गोलियां चलवाता है। उसमें एक कुआं है, ऐसा इतिहास में मिलता है कि जालियांवाला जो गार्डन था उसमें एक कुआं था। बहुत सारे लोग क्या किए, कुआं में ही कूद गए, बहुत सारे लोग इधर उधर अफरा तफरी में क्या हुए, मारे गए। लेकिन एक बालक बचा था, उसका नाम क्या था, उधम सिंह। एक बच्चा बचा था, उसका नाम था
उधम सिंह। और उधम सिंह ये सारे घटना को देखा, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, तो उधम सिंह कहा कि मेरा सुकून या शांति कब मिलेगा, जब जनरल ओडायर को हम गोली मार देंगे तब। और वो जाके आगे चलकर ऐसा माना जाता है कि लगभग 1940 में कहा पढ़ाई लिखाई करके कहां पहुंचता है, लंदन पहुंचता है। और लंदन पहुंचने के बाद क्या करता है, एक किताब में वो जो बंदूक है, बंदूक के साइज को क्या काटता है, और काटने के बाद उसके अंदर बंदूक रखता है, और बंदूक रख के कहां पहुंचता है, लंदन। और लंदन में अगला आगे बैठता है, और जनरल ओडायर को वहां सम्मानित किया जा रहा था, किसके लिए, कि आप भारत के लोगों को इतना अच्छे से धोए हैं, बहुत मारे हैं, ऐसे किए हैं, वैसे किए हैं, आपको सम्मानित फूल चढ़ाया जा रहा है, हाथ में मेडल दिया जा रहा था। तो जनरल उधम सिंह बोला अच्छा तुम मेडल लेगा, रुको हम तुमको मेडल पहनाते हैं। जितना उसके पिस्टल में क्या थी, गोली थी, वो सारे उसके शरीर में मार दिया, और जनरल ओडायर मर गया। उसके बाद उधम सिंह की गिरफ्तारी हुई, उधम सिंह को क्या कर दिया गया, सजा दे दिया गया। हो गया, इधर कहानी था ना। आगे बढ़ते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में, है ना। असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1920। और ये असहयोग आंदोलन में एक नेता का नाम बताइए, सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन में सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 में। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताए थे। क्या ट्रिक बताए थे, कि असहयोग एक वर्ड और आंदोलन दो वर्ड, तो दो आ गया तो कब होगा, 1920। 1920। लेकिन यही आपसे कह दे सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या कह दे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो क्या कर दिया, सविनय लिख रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या लिख दे, सविनय अवज्ञा आंदोलन लिख दे। तो देखिए 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, लीटर नहीं, 1 लीटर 2 लीटर और 3 लीटर, यानी 1930। 1930। अब 1930 में हुआ था, तो ये भी कौन चलाए थे, महात्मा गांधी। कौन, महात्मा गांधी। कौन चलाए थे, महात्मा गांधी। अब ये भी कौन चलाए थे, महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन कौन, महात्मा गांधी। तो एक और बताए थे 1917 में कौन सा घटना हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। कौन सा हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। कहाँ हुआ था, बिहार में कि झारखंड में, बिहार में हुआ था। और बिहार में हुआ था तो यहाँ पर कैसा खेती करवाया जा रहा था, नील की खेती। और नील की खेती से क्या हो रहा था, भूमि बंजर हो जा रही थी, भूमि बंजर हो जा रही थी। और नील की खेती, भूमि बंजर हो जा रही थी, तो यहाँ कितने खेतों पर नील की खेती कराई जाती थी, तो 3 कठिया प्रणाली। कौन सा प्रणाली था, 3 कठिया प्रणाली, यानी 3/20, 3/20। और ऐसा था कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपके 20 हिस्सों में से 3 हिस्से पर किसका खेती करना है, नील की खेती करना है। तो ऐसे तो हमेशा 3-3 हिस्से पर काम किया जाए, नील की खेती किया जाए, तो सारे भूमि धीरे धीरे क्या होंगे, बंजर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, आगे चलकर उस पर कोई भी फसल नहीं उपज सकता था। तो ऐसे स्थिति में गांधी जी को कौन बुलाता है, राजकुमार शुक्ल। कौन बनाता है, राजकुमार शुक्ल। क्या कौन बनाता है, राजकुमार शुक्ल। और गांधी जी चल के कहाँ आते हैं, बिहार के चंपारण में। और यहाँ किसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ। और नील के क्या करते हैं, यहाँ के नील के बागान जो मालिक होते हैं, जो नील की खेती करवाते थे, बागान मालिकों को क्या करवाते हैं, कहते हैं कि अब किसान चाहेगा तो अपने मन के अनुकूल से खेती कर सकता है, आप जबरदस्ती खेती नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पर गांधी जी की पहली जीत होती है, जिसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू करते हैं, असहयोग आंदोलन। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही एक प्रश्न पूछता है कि दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कब हुआ था। पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे शुरू हुआ था, तो दांडी मार्च से। किससे, दांडी मार्च से। किससे, दांडी मार्च से। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मार्च से शुरू हुआ था, दांडी मार्च से। और ये दांडी मार्च क्या था, पैदल यात्रा था। क्या था, पैदल यात्रा था। कौन पैदल यात्रा कर रहा था, गांधी जी। कौन कर रहा था, गांधी जी। और गांधी जी के साथ कहा जाता है कि 78 लोग पीछे पीछे चलता है, और वो क्या करते हैं, दांडी मार्च करते हैं। कहां से दांडी मार्च शुरुआत होता है, साबरमती आश्रम से। कहां से, साबरमती आश्रम से। कहां से, साबरमती आश्रम से शुरुआत होता है। और वो एक समुद्र के तट पर गांधी जी जाकर क्या करते हैं, नमक को उठाकर हाथों से छोड़ देते हैं, और क्या कहते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही क्या होता है, नमक कानून को तोड़ा जाता है। क्या तोड़ा जाता है, नमक कानून को तोड़ा
जाता है और कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या डांडी मार्च, नमक कानून, ये सब के बारे में पूछता है, लिखता है कि शुरू कब हुआ था, कब शुरू कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। ये डेट याद रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर कहेगा कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुए थे? 12 मार्च 1930 को। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुए थे? 12 मार्च 1930 को। और ऐसा माना जाता है कि गांधी जी समुद्र के किनारे पहुंचते हैं 5 अप्रैल को। कब? 5 अप्रैल को। और 6 अप्रैल को क्या करते हैं 1930 में? 6 अप्रैल को क्या करते हैं? समुद्र के किनारे नमक उठाते हैं, छोड़ देते हैं। और उनका प्रतीक, ये प्रतीक था। प्रतीक मतलब कि हम नमक हाथ से उठा लिए तो नमक कानून टूट गया। गांधी जी का इतना प्रभाव था कि वो जिस चीज को छोड़ देते थे तो कहते थे कि यह भारतीयों का हो गया, अंग्रेज इस पर कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। तो गांधी जी का यह जीत हुआ ना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल रहा कि असफल? सफल रहा। असहयोग आंदोलन सफल रहा कि असफल? सफल ही रहा। चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। ये सब कौन किए थे? गांधी जी। कौन किए थे? गांधी जी। अब ये सब बता दिए। आगे कौन सा है? भूमंडलीकरण। फिर वही प्रश्न है। एलपीजी में जी का मतलब क्या बताए थे? ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या? भूमंडलीकरण या भूमंडलीकृत, यानी पूरे भारतीय बाजार को विश्व स्तर पर खोल दिया जाए। उस घटना को क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण कहते हैं। कहते हैं ना? है? जिसमें जी का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन। पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, जिसका मतलब होता है निजीकरण। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, यानी उदारीकरण। ये सब बता दिए थे ना? है? अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, जलियांवाला बाग हो गया, रॉलेट एक्ट हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, भूमंडलीकरण हो गया। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार बताए थे, तो बताइए। 3 होता है, सामान्य तो 3 होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सामान्य तो हम लोग को पढ़ना है कितना? 3। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। भारत किस कंसेप्ट पर चलता है? खूब मोबाइल चलाइए लोग, खूब चलाइए। आपको नहीं बोल रहे हैं, आपको दुख नहीं लगना चाहिए, फालतू बात नहीं हमारे क्लास में। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कौन है? भारत में है। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है? भारत में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसा माना जाता है कि अमेरिका जैसे देशों में, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था चीन और क्यूबा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में चीन और क्यूबा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में चीन और क्यूबा। भारत में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था का परिभाषा बताए थे कि जब पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों मिलकर काम करे तो कैसी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। तो भारत में पूंजीवाद भी है और समाजवाद भी है, और ये दोनों के मेल से क्या बनता है? मिश्रितवाद। और ये भारत में कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्षेत्र बताए थे। क्या बताए थे? क्षेत्र बताए थे। कितने प्रकार के क्षेत्र बताए थे? 3 प्रकार के क्षेत्र बताए थे। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, तो सेवा क्षेत्र को सर्विस सेक्टर कहते हैं, और द्वितीय क्षेत्र को इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, या फिर सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, और प्राइमरी सेक्टर को क्या कहते हैं? यानी जो प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर। और वही प्राइमरी सेक्टर से क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। तो ये 3 क्षेत्र और 3 अर्थव्यवस्था। क्लियर हुआ? हुआ ना? अगला प्रश्न देखिए, साख क्या है? तो साख का मतलब क्या बताए थे? विश्वास। साख का मतलब विश्वास। साख का मतलब विश्वास। और ये किसके बीच चलता है? व्यक्तियों और बैंकों के बीच चलता है, लोगों और बैंकों के बीच। लोग और बैंकों के बीच में जो विश्वास बना रहता है उसे क्या कहते हैं? साख कहते हैं। भारतीय ग्राहकों और, देखिए कई रूप में परिभाषित करेंगे, सुनिए पहले। भारतीय ग्राहकों और बैंकों के बीच में जो विश्वास बना रहे उसे क्या कहते हैं? साख। साख मतलब विश्वास। साख मतलब, साख मतलब, साख मतलब विश्वास। किसके किसके बीच? बैंकों और ग्राहकों के बीच। तो आप जब भी बैंक से जो भी ऋण लेते होंगे, उधार लेते होंगे, तो उसके बदले में बैंक क्या करता है? आपका दस्तावेज लेता है ना, डॉक्यूमेंट लेता है ना। क्यों डॉक्यूमेंट लेता है? इसलिए कि कल के ये व्यक्ति यहाँ से भाग ना जाए, उसका पूरा डॉक्यूमेंट लेता है, पता लेता है कि ताकि ये यहाँ का व्यक्ति है, इतना पैसा लिया है,
घर कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, उसके बदले में बॉन्ड पेपर भी भरवाता है। बॉन्ड पेपर भरवाता है कि आप नीचे साइन करके दीजिए कि अगर आप ये पैसा वापस नहीं करते हैं तो आपके पीढ़ी, आपके घर के लोग भरेंगे। और नॉमिनी का नाम, एक गवाह का नाम पेश करता है ना कि यहाँ एक गवाह का साइन करवाइए कि कल के अगर पैसा लेके भाग जाइएगा तो ये गवाही ना हमको देगा। तो आपके घर के मम्मी पापा या किसी को भी, किसी भी सदस्य को एक को बुलाता है, दोस्त दोस्त किसी को भी। तो साख मतलब क्या, विश्वास। साख मतलब विश्वास, साख मतलब विश्वास। किसके बीच, ग्राहकों और बैंकों के बीच, ग्राहकों और बैंकों के बीच। इतना चिल्ला रहे हैं तो इतना सुन के जाइए कि बोर्ड में जैसे प्रश्न आएगा ना तो आपका सारा किताबी कंसेप्ट धरे के धरे रह जाएगा, काम आएगा ये लेक्चर में। कोई किताबी कितना भी अपना का ज्ञान ही समझिए ना, याद रखिएगा जो टीचर को सही से नहीं सुना उसका एग्जाम कहियो सही से नहीं गया। सुनिए, कह रहे हैं बार बार, बैंकों और ग्राहकों के बीच में जो विश्वास उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, साख कहते हैं। बैंकों और ग्राहकों के बीच जो विश्वास उत्पन्न होता है क्या कहते हैं, साख। तो ये 5 बार क्यों बोले, इसलिए कि अगर प्रश्न आ जाए तो डायरेक्ट हम लिख देंगे कि विश्वास मतलब साख, किसके बीच, बैंक और ग्राहकों के बीच। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। कब हुई थी, 1789 में। और यहां से 2 प्रश्न बताए थे कि फ्रांस की क्रांति अगर 1789 में होता है तो यहाँ के एक व्यक्ति का नाम फेमस होता है, उसका नाम क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट। एनबीपी हम लिख देते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। ये फ्रांस की क्रांति में सबसे अहम लीडर होता है, सबसे मेन भूमिका किसका रहता है, नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन के पिता का नाम रहता है कार्लो बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट, नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट, नेपोलियन का नाम तो नेपोलियन बोनापार्ट। और कब हुआ था फ्रांस की क्रांति, 1789 में। सबसे मुख्य नेता कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट। अब ये 1789 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति करवाता है तो उसमें एक कारागाह को, एक जेल को तोड़ता है, उसका नाम था बास्तिल। कहां था, बास्तिल के, कहीं पर बास्टिल भी कहते हैं, बास्तिल के कारागाह को यानी बास्तिल के जेल को तोड़ता है। और वहां के क्या, वहां के सभी कैदियों को निकालता है। किस लिए निकालता है, इसलिए कि वो उस समय के जो निरंकुश राजा था उस पर क्या करे, आक्रमण करे, आंदोलन करे और वहां के शासन को हटा दे। और इसमें एक टर्म आया था गिलोटीन, आया था ना, गिलोटीन। और गिलोटीन ये फांसी जैसी एक व्यवस्था रहती है, लेकिन इसमें फांसी नहीं होता है, इसमें धड़ को सर से अलग कर दिया जाता है। 2 बड़े बड़े खंभों के बीच में एक तेज धार वाला क्या रहता है, प्लेट रहता है। और इसके रस्सी के द्वारा क्या किया जाता है, नीचे अचानक छोड़ दिया जाता है और यहाँ पर जो सर रखा रहता है किसी व्यक्ति का वो कट के हट जाता है। तो इसी फ्रांस की क्रांति में गिलोटीन के भी कॉन्सेप्ट आता है, नेपोलियन का भी कॉन्सेप्ट आता है। उसके पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। लेकिन एक प्रश्न और पूछेगा कि जेल को किसने तोड़वाया था, नेपोलियन बोनापार्ट। कौन सा जेल था, बास्टिल के कारागाह था। कौन सा, बास्टिल के कारागाह था। लेकिन एक और प्रश्न अगर पूछ दे कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, तो इससे 20 साल पहले, इससे 20 साल पहले माइनस करेंगे तो 1700 कितना होगा, 69 में। 1769 में, 1769 में होगा ना। नेपोलियन का जन्म कब, 1769 में। अब नेपोलियन का जन्म 1769 में हो जाता है तो यहाँ देखिए कि 1769 में नेपोलियन का, और 100 वर्ष बाद किसका जन्म होता है, गांधी जी का। 100 वर्ष के बाद गांधी जी का जन्म होता है 1869 में। गांधी जी का जन्म कितना, 2 अक्टूबर का। गांधी जी का जन्म कितना, 2 अक्टूबर को होता है गांधी जी का जन्म। इतना हो गया, आगे बढ़े। कौन सा कारागाह टूटता है, बास्तिल की कारागाह तोड़ा जाता है। अब बताइए कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। भाई ये प्रश्न नीचा है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, फ्रांस का बिस्मार्क नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का क्या था, सैनिक भी था, एक नेता भी था और फ्रांस का आगे चलकर एक सम्राट भी बना। जब इस युद्ध में, फ्रांस की क्रांति में जब जीतता है तो आगे चलकर 1802 या 1804 के आसपास राजा बनता है, और एक कोड जारी करता है, नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड बताए थे, नेपोलियन संहिता, नेपोलियन कोड जारी करता है। कोड मतलब क्या, कोड मतलब संहिता। क्या होता है, संहिता। संहिता मतलब होता है नियम कानून। क्या होता है, नियम कानून। क्या होता है, नियम कानून। क्या होता है, नियम कानून। अब नेपोलियन के द्वारा जारी किया गया नियम या कानून को क्या कहते हैं, संहिता। और जिसे क्या कहते हैं, नेपोलियन कोड कहते हैं। नेपोलियन एक दस्तावेज जारी किया, एक लिस्ट जारी किया जिसे क्या कहते हैं, नेपोलियन कोड। उसमें लिखा था
कि अब फ्रांस ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, निरंकुशता के हिसाब से नहीं चलेगा। अब सबको इसमें समान अधिकार दिया जाएगा, सबको न्याय दिया जाएगा, सबको शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा और सबको बराबरी का अधिकार भी दिया जाएगा। तो इसमें लिखा था नेपोलियन, और नेपोलियन के कोड को ही कहते हैं नेपोलियन संहिता। संहिता मतलब क्या होता है? नियम या कानून। और ऐसा माना जाता है कि नेपोलियन ही जारी करता है कब? 1804 में। नेपोलियन कोड कब आता है? 1804 में। नेपोलियन कोड कब आता है? 1804 में। नेपोलियन कोड कब आता है? 1804 में आता है। अब जैसे ही ये नेपोलियन कोड 1804 में आता है तो एक और बताए होंगे कि 1793 और 1793 में आता है कार्नवालिस कोड। कौन सा आता है? के सी कार्नवालिस कोड आता है। इसमें भी कार्नवालिस के नियम को कहते हैं कार्नवालिस कोड। इतना याद हो गया? कार्नवालिस कोड कब? 1793। नेपोलियन कोड कब? 1804। और नेपोलियन एक फ्रांस में राजकुमार भी था, नेता भी था, आगे चलकर सम्राट भी था। ये इसके बारे में जान गए? रंग भेद से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न, रंग भेद से आप क्या समझते हैं? यानी काले गोरे का भेद क्या कहलाता है? रंग भेद। काले गोरे का भेद रंग भेद। और गोरा कौन था? अंग्रेज। और काला किसको कहता था? भारतीयों को। तो भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में जो मानसिक स्तर पर जो भेद उत्पन्न हुआ कलर को लेकर, उसे क्या कहते हैं? रंग भेद। और इसका शिकार भारत में कौन हुआ? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहाँ जा रहे थे? दक्षिण अफ्रीका। और उनको कहां से फेंक दिया गया? ट्रेन से। ट्रेन से फेंक दिया गया। उस आगे कहानी नहीं बताएंगे। नेल्सन मंडेला भी थे। नेल्सन मंडेला को भी रंग भेद का शिकार होना पड़ा। अब देखिए बाढ़। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। जल स्तर बढ़ता है, गांवों के तरफ बढ़ता है, शहरों के तरफ बढ़ता है, क्या होता है? जनजीवन क्षति होता है। जनजीवन क्षति होता है, जिसके बाद क्या कहते हैं? इसे बाढ़ कहते हैं। इसके बारे में लिख दीजिएगा लोग। आपदा क्या है? आपदा। आपदा। आपदा मतलब क्या? कि जितने भी प्राकृतिक क्या है नुकसान होने वाले, क्या है? बाढ़ है, सुनामी है, चक्रवात है, भूकंप है, इस सबको क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? आपदा। मतलब कि हानि करने वाले कारकों को आपदा कहते हैं। हानि करने वाले कारकों को क्या कहते हैं? आपदा। हानि पहुंचाने वाले कारकों को आपदा। हानि पहुंचाने वाले कारकों को आपदा। जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वार भाटा, चक्रवात, ये सब क्या है? वर्षा अधिक होने के कारण, नदियों में जल बढ़ जाने के कारण, नदी तट टूट जाने के कारण, बहुत सारा बात इसमें लिख सकते हैं। लेकिन प्रश्न को क्या करना है? हल करना है अपने भाषा में। हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में बताए थे? हरित क्रांति कब हुआ? 1967-68 के आसपास हुआ था। और हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। अब पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। अभी हुआ था कब? 1967-68 के आसपास हुआ था। 67-68 के आसपास। अब हरित क्रांति में 66 भी, 67 में आसपास वही बोल रहे हैं। अब देखिए हरित क्रांति में सबसे ज्यादा किस पर प्रभाव पड़ा? गेहूं पर। किस पर? कौन सा फसल पर? गेहूं पर। सबसे ज्यादा गेहूं पर। और कैसा गेहूं था? संकर बीज, हाइब्रिड किस्म के बीज आए। और इससे क्या हुआ? अनेक फसलों पर प्रभाव पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा फसल में किस पर? गेहूं पर पड़ा। और कौन था जनक? एम.एस. स्वामीनाथन। कौन था? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. धोनी मत कह दीजिएगा लोग। एम.एस. स्वामीनाथन था। कौन था? एम.एस. स्वामीनाथन। सबसे ज्यादा कौन से फसल पर? गेहूं पर। कौन सा? गेहूं पर। ऐसे कहने का मतलब है कि सिर्फ गेहूं पर पड़ा होगा और सब बीज पर नहीं पड़ा होगा? सब पर पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा गेहूं पर। और खेती सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ हुआ? हरियाणा और पंजाब में। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हुआ? हरियाणा और पंजाब में। अगला क्या है? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम क्या बताए थे? हाँ, बाढ़ के द्वारा या नदी, बाढ़ के बाद नदियों के द्वारा क्या जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। यानी बाढ़ के बाद जो मिट्टी आती है उस मिट्टी में उर्वरता क्षमता कम होती है कि ज्यादा? ज्यादा होती है। तो बाढ़ के द्वारा, नदियों के द्वारा, बाढ़ के बाद नदियों के द्वारा जैसे कहिए जो मिट्टी लाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। और इसमें उर्वरता क्षमता क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? उर्वरता क्षमता ज्यादा, खनिज लवण ज्यादा, सब कुछ ज्यादा। तो इस पर फसल कैसा होगा? फसल होगा
अच्छा अच्छा होगा, फसल अच्छा होगा ना। अगला देखिए, भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया? पुर्तगालियों ने। भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया? पुर्तगालियों ने। कौन लाया? पुर्तगालियों ने। कौन लाया था? पुर्तगालियों ने। भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया? पुर्तगालियों ने। अभी पुर्तगाल जानते हैं, एक देश है। पुर्तगाल कौन है? ये देश है। तो सबसे पहले भारत में अगर व्यापार बिजनेस करने आया था तो कौन सा देश आया था? पुर्तगाल आया था। कौन आया था? पुर्तगाल। और अपने साथ क्या लाया? प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग, ये जो कागजों की छपाई होती है उसे क्या कहते हैं? प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं। कागज की छपाई को क्या कहते हैं? प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं। कागज की छपाई को प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं। और इस प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आता है भारत में? पुर्तगाली। अब भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाली। और इसमें सबसे पहला व्यक्ति का नाम आता है वास्को डिगामा। कब आता है वास्को डिगामा? वास्को डीडी लिख दे रहे हैं। वास्को डिगामा कब आया था? 1498 में। 1498 में आया था। उतरा था कहाँ? केरल में उतरा था ना। कौन सा? कालीकट। कालीकट में उतरा था। कालीकट में उतरा था, केरल में उतरा था कालीकट में। तो वहां का राजा कौन था? जमोरिन। कौन था? जमोरिन। कौन था? जमोरिन। और जमोरिन इसका स्वागत किया, किसका? वास्को डिगामा का। कहाँ? केरल के कालीकट तट पर। और वो यहाँ से वास्को डिगामा यहाँ से आता है तो यहाँ से जो भी सबसे ज्यादा क्या लेकर जाता है? मसाला। क्या लेके जाता है? मसाला। क्या लेके जाता है? मसाला। और यहाँ से वो जो भी मसाला लेके जाता है उसमें मसाला में सबसे प्रमुख नाम किस मसाला का? काली मिर्च। कौन सा? काली मिर्च लेके जाता है। और काली मिर्च लेके जाता है तो फिर क्या होता है? यहाँ से लेके जाता है, वहां कितना गुना लाभ कमाता है? 60 गुना। कितना गुना लाभ कमाता है? 60 गुना। और जैसे ही 60 गुना कमाता है तो फिर पुर्तगाली लगातार आएंगे और उस पूरा पुर्तगाली के देखा देखी कौन आता है? अंग्रेज आता है, फ्रांसीसी आता है, डच आता है, डेनिश आता है। 5-6 देशों से लोग आते हैं। सुनिएगा, 5-6 देशों से लोग आते हैं। किसको? पुर्तगालियों को देखते हुए। पुर्तगाली तो आके चला जाता है, फिर अंग्रेज आता है, डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, डच आते हैं। बहुत सारे देश आते हैं और भारत को लूटते हैं और ले जाते हैं। लेकिन अंतिम समय तक कौन टिकता है? अंग्रेज। अंतिम समय तक कौन टिकता है? अंतिम समय तक कौन टिकता है? अंग्रेज टिकता है। अरे नहीं रुकेंगे, आराम से सुनते जाइए सिर्फ। मौद्रिक प्रणाली हम बताए थे। मौद्रिक प्रणाली यानी मुद्रा के द्वारा जो लेन देन होता है उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक प्रणाली। मुद्रा के द्वारा हम लोग जाते हैं मार्केट में तो पैसा साथ लेके जाते हैं। अब कटोरी तो साथ लेके नहीं जाएंगे कि भिक्षा आन दे, नहीं ना करेंगे। तो 2-3 थप्पड़ दे देगा, कहेगा कि मौद्रिक प्रणाली। नहीं, पैसा लेकर जाओ, कोई वस्तु खरीदो। मुद्रा के द्वारा जो लेन देन की जाती है उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। और एक इसमें अगला प्रश्न क्या है? बिहार झारखंड से कब अलग हुआ? बिहार झारखंड से कब? तो हम ये रटवा दिए हैं। कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को। 2000 को अलग होता है तो फिर खूनी रविवार क्या है? अगला प्रश्न। 9 नवंबर की 9 जनवरी 2009 को। 9 देखिए, इसमें 2 डेट आता है। खूनी रविवार में 2 डेट आता है। कितना डेट आता है? 2 डेट आता है। खूनी रविवार में कितना डेट? 2 डेट। एक आता है 9 जनवरी। कितना आता है? 9 जनवरी। एक आता है 22 जनवरी। अब देखिए, सामान्यतः ये दोनों डेट देते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो याद रखिएगा, जहां 9 जनवरी रहेगा वहां 22 जनवरी नहीं, जब 22 जनवरी रहेगा वहां 9 जनवरी नहीं। लेकिन आपको याद रखना है कि खूनी रविवार कब हुआ था? तो 9 जनवरी या 22 जनवरी। अभी हुआ था कब? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। कभी कभी लिखता है 1904 से 5। 1904 से 5। लेकिन याद रखना है कितना लिखेगा? 1905 में। क्या होता है? खूनी रविवार होता है। कितना तारीख को? 9 जनवरी या 22 जनवरी को। लेकिन ये में इसमें बदलाव नहीं आएगा। 1905 में बदलाव नहीं आएगा। किस में बदलाव आएगा? डेट में बदलाव आएगा। तो पूछेगा कि खूनी रविवार कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 या 22 जनवरी 1905। अब खूनी रविवार कहाँ हुआ था? खूनी रविवार हुआ था कहाँ? जापान में। कहाँ हुआ था? जापान में नहीं हुआ था, रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। खूनी रविवार कहाँ हुआ था? रूस में। अच्छा, ये जापान क्यों बोले? अभी इसका कहानी थोड़ा सा समझेंगे ना।
देखिए 1905 में एक युद्ध हुआ था, रसिया और जापान का युद्ध। किसका युद्ध हुआ था? रसिया और जापान के बीच युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? रसिया और जापान के बीच युद्ध हुआ था। कब? 1905 में। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1905 के आसपास हुआ था। 4-5 माना जाता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि रसिया जापान युद्ध कब हुआ था? 1904 या 5 में। अब ये छोटा देश था। कैसा देश था? छोटा देश था। और ये कैसा देश था? बड़ा देश था। और एक बड़ा देश को हरा देता है कौन? जापान। यानी इस युद्ध में हारता है कौन? रूस। हार जाता है और जीत जाता है कौन? जापान। जीत जाता है कौन? जापान। अब जैसे ही जापान जीतता है तो यहाँ के जनता भड़क जाएगी कि नहीं? अब यहाँ के जनता भड़क जाती है कि एक छोटे से देश से कौन हार गया? रूस हार गया। और जनता कहाँ के भड़क गई? जनता रूस के जनता क्या हो गई? भड़क गई। और जनता किसके खिलाफ आवाज उठा दी? राजा के खिलाफ। किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ। और उस घड़ी के राजा थे जार निकोलस द्वितीय। कौन थे? जार निकोलस। N2 लिख देते हैं, जार निकोलस द्वितीय। कौन थे? जार निकोलस द्वितीय। और किसके खिलाफ जनता आवाज उठा देती है? रूस के राजा के खिलाफ। और रूस के राजा कौन थे? जार निकोलस द्वितीय। तो अब इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। जार मतलब जानते हैं क्या होता है? रूस के राजा को जार कहा जाता है, या रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। जार मतलब क्या? कि भारत में राजा यानी राजा, राजा यानी सम्राट। वैसे रूस के सम्राट या रूस के राजा को क्या कहते हैं? जार कहते हैं। रूस के सम्राट को जार कहते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि वो सारा आवाज जो है इसमें आ जा रहा होगा। नहीं, ऑनलाइन क्लास का एक खूबसूरती ये है कि भरे जितना इधर आवाज करिए ये सारे आवाज इसके अंदर नहीं आएंगे। सिर्फ आवाज कौन जाएंगे? जो हम बोलेंगे वो। तो एक भी इसमें तबला उबला हॉर्न का कोई आवाज नहीं आता होगा। तो रूस के राजा को क्या कहते हैं? जार। रूस के राजा को जार कहते हैं। उस घड़ी के रूस का राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय। एन से निकोलस, एन से निकोलस। कौन था? द्वितीय। एक की दो? तो जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ कौन आवाज उठाता है? जनता। और जैसे ही जनता आवाज उठाती है तो वहां पर क्या होता है? विद्रोह फैल जाता है। क्या फैल जाता है?